नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, परंपरागत खेती से हटकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से फालसा की खेती किया जाए तो फालसा की खेती से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ऐसे ही वाराणसी जनपद के चिरई गांव ब्लॉक के प्रगतिशील किसान हैं आनंद मौर्य, जो कि उन्नत तकनीक से फालसा की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आनंद मौर्य की सफलता पर केंद्रित आज का ये वृत्तचित्र। भारतीय ग्रामीण समाज में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही रहा है। खेती बाड़ी पर आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीणों के लिए जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। खेती में ही नए आयामों को जोड़कर ग्रामीण अपने आय को बढ़ा रहे हैं, या यूं कहें आज भी एक बड़ी आबादी जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। बदलते वक्त के साथ किसान पारंपरिक खेती के साथ औद्यानिक फसलों की खेती कर लागत के सापेक्ष अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। बाग बगीचा कई वर्षों तक लाभ देते हैं। आज फल और फूल की खेती आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चिरई गांव के निवासी आनंद कुमार मौर्य पिछले कुछ वर्षों से फालसा की खेती कर रहे हैं। फालसा की खेती आनंद मौर्य और उनका परिवार लगभग 15 बीघे जमीन पर कर रहा है। खेती योग्य पर्याप्त जमीन होने पर दूरदर्शी आनंद मौर्य ने फालसा की खेती के बारे में सोचा और आज सफलतापूर्वक फालसा का उत्पादन कर रहे हैं। फालसा की खेती में नुकसान की संभावना कम होती है, इसलिए देखरेख भी कम करनी पड़ती है। झाड़ी नुमा पौधा होने के कारण वर्ष भर विभिन्न सस्य क्रियाएं नहीं करनी पड़ती हैं। फालसा की खेत में श्रम की कम लागत की वजह से लाभ अच्छा मिल जाता है। 2 दशक पूर्व शुरू की गई फालसा की खेती आज भली भांति फल फूल रही है और अच्छी आमदनी दे रही है। कोई भी खेती तभी अच्छा लाभ देती है जब उसके फसल प्रबंधन, लागत और बाजार का ध्यान रखा जाए। आनंद मौर्य और उनके परिवार ने फालसा की खेती पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा, जिससे फालसा के पौधे से पूरा लाभ लिया जा सके। फालसा की खेती लगभग 20 साल पहले से शुरू की गई है। इसमें पहले बीज से पौधा उगाया जाता है, पौधे को फिर बड़ा करके 6 महीने में लगाया जाता है। लगाने के बाद उसको 3 साल में फली आनी शुरू हो जाती है। जब फली आती है तो दिसंबर में इसके डालों को 6 इंच छोड़कर काटा जाता है और काटने के बाद उसकी निराई, गुड़ाई और अगल बगल के जो हैं उसकी खुदाई भी करते हैं और आवश्यकता अनुसार इसमें कंपोस्ट खाद दी जाती है। कभी कभी यदि ज़्यादा आवश्यकता पड़ी तो भेड़ भी रखवाया जाता है और उसी के सहारे इसके पौधे की लाइट आती है और कालापन ज़्यादा रहता है। और जब कट जाता है तो इसकी जो पंखुड़ियाँ निकलती हैं वो जनवरी से के बाद फरवरी से निकलना शुरू होती हैं और फरवरी से फल और फूल पत्ते साथ निकलते हैं और जो फल हैं वो मार्च में जाकर डेवलप्ड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और उसके बाद अप्रैल के लास्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक से शुरू होता है पकना। और जब पकने लगता है तो पुरुआ चलती है तो ज़्यादा तेज पकता है, पछुआ चलती है तो कम तेज पकता है। फालसा की खेती में फालसा के पौधों को प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। दिसंबर व जनवरी माह में पौधों की कटाई छटाई की जाती है। जड़ से ऊपर 6 इंच छोड़कर तनों को काट दिया जाता है। इसी तरह पूरे खेत में प्रत्येक पौधे की कटाई कर दी जाती है। कटाई कर देने से धीरे धीरे फरवरी माह तक नए तने निकल आते हैं।
फालसा के पौधों की कटाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्रतिवर्ष की जाती है। हर वर्ष हम दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी तक पूरा इस फलसे का कटाई करते रहते हैं। इस कटाई में फलसे को स्वस्थ बनाने के लिए हर साल इसको काटते हैं, उसके निराई गुड़ाई और जो खरपतवार है उसको निकालते रहते हैं, जिससे हमारा फालसा का पेड़ स्वस्थ रहे। प्रतिवर्ष हम अपने पेड़ को तैयार करते हैं फल और फूल के लिए। इसी तरह हमें अगले साल के लिए भी करते हैं। वो लगातार प्रक्रिया लगातार चलती रहती है साल टू साल। फालसा के पौधों की कटाई उपरांत जड़ के आसपास निराई की जाती है। घास फूस साफ करने से तनों को मिट्टी से पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाता है और बढ़वार भली प्रकार हो जाती है। इसलिए आनंद मौर्य फालसा के पौधों की कटाई कराने के बाद घास फूस साफ करवाते हैं। किसी भी फसल के लिए पोषण प्रबंधन एक अति आवश्यक कार्य है। संस्तुत मात्रा में दिया गया खाद व उर्वरक फसल के उत्पादन में बड़ा असरकारी होता है। आनंद मौर्य फालसा के पौधों को कटाई उपरांत जड़ के पास चारों ओर खाद व उर्वरक की एक मात्रा देते हैं, जिससे तनों का विकास सुचारू रूप से हो सके और फूल व फल समय से लग सके। हम गाय और भैंस के गोबर को जुलाई के महीने में एक जगह डंप कर उसे छोड़ देते हैं। कुछ महीने बाद जब वो गोबर सड़ जाता है बरसात के बाद, तो जब हम लोगों को फलसा की कटाई होती है दिसंबर महीने में, फिर उसके बाद हम लोग उसका खरपतवार साफ कर उसको साफ करने के बाद हम लोग उसे गोबर का खाद, जिसे कंपोजिट खाद कहा जाता है, जो नेचुरल खाद होती है, उसे हम उसके जड़ के आसपास मतलब कि खाद को दे देते हैं, जिससे उसी खाद से इस फल में लाइट आती है और वो मतलब प्रोग्रेस करता है, उसका ग्रोथ होता है। कटाई छटाई और पोषण प्रबंधन के पश्चात पौधों के फूल मार्च अप्रैल में लगने लगते हैं। फूल आने के लगभग माह भर में फल आ जाते हैं। छोटे छोटे फल पूरे पौधों में लग जाते हैं। हरे हरे फल धीरे धीरे पककर लाल व काले रंग के हो जाते हैं। तब फलों की तोड़ाई की जाती है। फालसा की तोड़ाई दिन में की जाती है। आनंद मौर्य नियमित रूप से फालसा की तोड़ाई करवाते हैं और उसे बिक्री हेतु मंडी भेजते हैं। बरसात के समय जब फल लगने समाप्त हो जाते हैं, तब फालसा के पौधे पूरे बढ़वार पर होते हैं। उस समय पौधे लगभग 6-6 फुट के हो जाते हैं। पत्तियां बड़ी हो जाती हैं। तने भी विकास लिए होते हैं। बड़ी पत्तियों की तोड़ाई कर दोना व पत्तल बनाया जाता है। खेत पर काम करने वाले श्रमिक इसका लाभ लेते हैं। फालसा के बढ़े हुए तने की जब कटाई की जाती है, तब उस तने को सुखाकर उसको भी उपयोग में लाया जाता है। सूखे लंबे तने से झव्वा और खचिया बनाया जाता है, जो ज्यादा टिकाऊ होता है। इस तरह फालसा की खेती में फल के अलावा पत्तियों और तनों से भी आमदनी हो जाती है। इसका पूरा लाभ आनंद मौर्य को मिलता है। कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। जून के बाद ये पूरी फसल खड़ी होती है, कम से कम 7 फीट तक खड़ी हो रहती है। दिसंबर के समय एक इसकी कटाई होती है। 6 फीट नीचे ज़मीन से छोड़कर 6 इंच छोड़कर काटा जाता है और उससे झुआ और खांची, आप देखे होंगे कि झुआ और खांची बनाया जाता है और वो एक इनकम का अलग साधन है। 100-150 का डालियों का एक गट्ठर बनाकर 20, 22, 25 जितने में बिक जाए बेचा जाता है। वो अन्न आय का, इसी के साथ वो भी आय का साधन है। खेत पर काम करने के लिए क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार भी मिल जाता है, जिससे उन्हें कुछ आय हो जाती है। जब फालसे की कटाई होती है तो गांव के लोग मिलकर, जैसे गांव के मजदूर 1 महीने के लगभग मजदूरी का काम करते हैं और निराई गुड़ाई भी 1 महीने में, निराई गुड़ाई भी 1 महीने का काम उनका है।
और 1 महीने का काम तोड़ाई में भी है। इस तरह से 3 महीने इसमें सबको व्यवसाय मिल जाता है। फालसा के खेत में कुछ रोग व कीटों का दुष्प्रभाव कभी-कभी देखने में आता है, जिससे फूल व फल प्रभावित हो जाते हैं। फल खराब ना हो, इसके लिए आनंद मौर्य फसल रक्षा के उपाय तत्परता से करते हैं। आनंद मौर्य के फालसा उत्पादन ग्रामीणों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कुछ प्रगतिशील किसान छोटे पैमाने पर ही सही फालसा उत्पादन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। यह एक अच्छा प्रयास है। आनंद मौर्य के फालसा की खेती पर सफलता इस बात का प्रमाण है कि किसी भी खेती में जोखिम तो होता है, लेकिन जोखिम उठाकर औद्यानिक फसलों की खेती की जाए तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। किसान भाइयों, इस समय धान की नर्सरी बढ़वार पर है। ऐसे में धान की नर्सरी में किन किन रोगों की लगने की संभावना रहती है और कौन कौन से कीट लगते हैं और इसकी रोकथाम किस तरह से करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, इस समय हमारे किसान भाई धान की नर्सरी डाल दिए हैं और धान की नर्सरी बढ़वार पर है, तो कौन कौन से रोगों की लगने की संभावना नर्सरी में रहती है धान की? देखिए, धान की नर्सरी में जो महत्वपूर्ण रूप से रोग लगते हैं इधर, जैसे एक खैरा रोग लगता है, जिसमें जो है कि आपकी जो पत्तियां हैं वो भूरे भूरे कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक बीमारी लगती है। बीमारी क्या है, वो एक लोहे की आजकल देखने में आ रही 3-4 सालों से, कि धान की नर्सरी में पौधे सफ़ेद होते दिखाई देते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि आयरन की कमी, लोहे की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही एक बीमारी और आती है, जैसे बारिश का मौसम जब बन जाता है तो हल्की बूंदाबांदी होती है, तो एक बीमारी आती है जीवाणु झुलसा। जीवाणु झुलसा में आप किसान भाई देखें तो ऊपर से नोक से पत्तियां पीली होनी शुरू होती हैं और पीली होते होते नीचे की तरफ आती हैं। तो और इसमें जो है कि ये बाद में चल कर के अगर ये रोग ग्रसित अगर पौधे हो जाते हैं तो इनकी जब रोपाई करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी पूरी फसल में बीमारी आ जाएगी और आपको जो है कि उत्पादन आपका काफ़ी गिर जाता है। मतलब झुलसा का जो है प्रकोप लास्ट तक बना रहता है? जी बिल्कुल, लास्ट तक बना रहता है। और इन बीमारियों के लिए चूँकि देखिए सबसे अच्छा तो ये होता है कि आप नर्सरी में बीज शोधन कर दें नर्सरी के पहले। लेकिन यदि नर्सरी में बीज शोधन नहीं कर पाते हैं तो जीवाणु झुलसा के लिए केवल एक ही दवा अच्छी आती है जो काम करती है, जिसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से जानते हैं, या बाज़ार में टेट्रासाइक्लिन के नाम से आती है या के साइक्लिन के नाम से आती है। और यदि नर्सरी में ये बीमारी लग जाती है तो इसकी जो है कि आप इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लें और इसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम मिलाना पड़ेगा। साथ ही इसका जो है कि 100 लीटर पानी में घोल बना करके 80-100 लीटर पानी में घोल बना दें और बनाने के बाद जो है कि प्रति बीघा की दर से इसका छिड़काव करें। जब भी घोल बनाएं उसमें कपड़ा धोने का पाउडर ज़रूर मिलाएं, वो चिपका रहे दवा जो है, जिससे जो है कि दवा चिपकी रहे। और ये देख लें कि मौसम 3-4 घंटे खुला हुआ मिलना चाहिए। अगर खुला हुआ नहीं मिलता है, अगर बारिश हो जाती है तो पुनः दवा छिड़कने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए पहले से प्रिकॉशनरी के तौर पर देख लें, सावधानी के तौर पे। मतलब एक छिड़काव से हो जाएगा कि अल्टरनेट? और एक छिड़काव अगर उसको 3-4 घंटे धूप मिल गई और 1-2 दिन बारिश नहीं होती है तो ये जो है कि एक छिड़काव में काम कर जाता है। यदि बीच में यदि बारिश हो जाती है तो आप जो है कि एक छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतर पर और कर दें तो निश्चित रूप से जो है कि इस बीमारी से बचाव हो जाएगा। जहाँ जो बताया डॉक्टर साहब कि आप आयरन या लोहे की कमी से भी होता है और एक जो खैरा है उसकी जो है मतलब प्रबंधन किस तरह से करें? देखिए, खैरा प्रबंधन के पहले तो एक बात ये बता दूं, खैरा की पहचान आज भी मैं कहता हूं कि 90% किसान भाई खेतों में नहीं कर पाते हैं। और खैरा की सबसे बढ़िया पहचान का लक्षण जो ग्रामीण में हमारे किसान भाई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कोई अगर जो खैर वाला पान है उसको खाने के बाद जो है यदि किसान भाई उसकी जो है कि थूक दें अगर पौधों पर, पत्तियों पे, तो जैसा निशान पड़ता है बिल्कुल खैरा रोग में भी वैसा ही निशान पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है कि एक इसी से मिलती जुलती एक और बीमारी आती है खेत में, वो जो है पैचेज में दिखाई देती है नर्सरी में। अगर 2-4-10 पौधे या
एक आध कुछ पैचेज या 25-50 पौधे अगर इस तरीके से बीमार दिखाई देते हों तो यह जो है कि एक निमेटोड होता है मेलाइडोगाइन ग्रेमिनिकोला, उससे होती है बीमारी। लेकिन अगर खैरा की कमी होगा तो निश्चित रूप से ये पूरी जो नर्सरी होगी उसके लक्षण दिखाई देंगे। मतलब एक तरह से कहा जाए पूरी नर्सरी में दिखाई पूरी देता नर्सरी है। में डॉक्टर साहब ये तो बात रही रोग की, जी जी। और नर्सरी में जो है धान की नर्सरी में किन किन कीटों के मतलब एक तरह से कहा जाए कि लगने की संभावना रहती है? देखिए धान की नर्सरी में बहुत सारे कीट नहीं लगते हैं। एक दो कीटों की जो संभावना रहती है, जैसे लीफ रोलर लग जाता है जिसको हम पत्ती लपेटक के नाम से जानते हैं, धान की पत्तियों को लपेट देता है। तो दूसरा जो एक और कीट लगता है जिसको आप कहते हैं आर्मी वर्म करते हैं या सैनिक कीट कहते हैं, जो धान की पत्तियों को बीच से काट देते हैं। जब सुबह जाते किसान भाई जैसे देखने में लगता है कि उनके जड़ से किसी से हंसिए द्वारा जो है उस पौधे को काट दिया गया है। तो इसके लिए किसान भाई सावधानी के तौर पर यदि नीम की खली का प्रयोग यदि खेतों में करते हैं तो ये कीट जो है कि बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, नुकसान करते हैं। साथ ही साथ जो है कि इसमें अगर प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई तो नीम आयल या नीम पाउडर या निम्बिसिडिन नाम से नीम आधारित जो कीटनाशक आते हैं, इनको जो है 5 ml प्रति लीटर की दर से जो है कि घोल बनाएं। यदि उनके पास यदि 2 बिस्वे की नर्सरी है तो जो एक टंकी होती है 14-15 लीटर की, तो वो जो है कि एक टंकी पर्याप्त होती है 2 बिस्वे में छिड़काव के लिए। तो अगर इस नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से जो है कि उसमें कीटों का प्रकोप कम होगा। साथ ही साथ चूँकि नीम आधारित जो भी कीटनाशक उसमें कहीं ना कहीं कुछ पोषक तत्व भी रहते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए कि अगर उस तरह के कीट हैं तो एक तरह से जो अगर वो नीम की खली का भी प्रयोग कर लें या नीम आधारित कोई चीज़ अगर उसमें प्रयोग कर लेते हैं तो इस तरह के कीट भी नहीं लगेंगे और जो नर्सरी है वो स्वस्थ रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने धान की नर्सरी को किस तरह से स्वस्थ रखें हमारे किसान भाई, इस बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, इस समय पशुओं में परजीवी रोगों के लगने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, तो परजीवी है क्या, उसकी रोकथाम किस तरह से करें, इस विषय में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, इस समय पशुओं में कौन कौन से परजीवी लगते हैं तथा उनके लक्षण क्या हैं? परजीवी पशुपालक भाइयों, जैसे कि हम आपकी भाषा में बता दें कि जैसे आपने किलनी, जूं, चिचड़ी, पिस्सू, पेट का केंचुआ बोलते हैं कि जैसे भैया पेट में केंचुआ पड़ गया है, छोटे छोटे कीड़े जो दिखाई देते हैं आपको गोबर में, यही परजीवी कहे जाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, ये परजीवी जो है देखने में तो एक सामान्य से लगते हैं और हम इसको जो है अक्सर जो है मतलब ध्यान नहीं देते हैं, पर ये हमारे पशुओं को जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पशु हमारा आहार खाता है, मतलब दाना चारा जो भी खाता है, तो उसके जो महत्वपूर्ण भाग जैसे पोषक तत्व जो होते हैं जो कि पचने के बाद आंतों में पहुंचते हैं, ये उसको जो है भोजन के रूप में ले लेते हैं। तो सभी जीवधारियों में कीड़े तो पाए ही जाते हैं, परजीवी छोटे कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जब इनकी अधिकता हो जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं, तो ये पशुओं का जो है पूरे आहार का पोषक तत्व जो है ये अपने लिए प्रयोग कर लेते हैं, तो पशु को मिलता ही नहीं है। आपको लगता है कि हम पशुओं को इतना खिला रहे हैं और हमारा पशु जो है दिन पर दिन कमज़ोर हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, दूध का उत्पादन जो है इससे कम हो गया। अरे इतना खिला रहे हैं, हमारा बकरी का बच्चा जो है बढ़ नहीं रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये पशुओं को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ हमारे परजीवी ऐसे हैं कि जो पोषक तत्व खून में बदल जाता है उन खून को चूसते हैं, जैसे कि उसमें फीता कृमि जो होता है ये जो है उसके खून को, पशुओं के खून को चूसता है। किलनी जो होती है, सी मक्खी, बड़ी वाली जो मक्खी हम जिसे कहते हैं, वो जो है पशुओं, उनका सूंड होता है, ये पशुओं की जो चिकनी त्वचा होती है उसमें सूंड घुसा के जो है खून चूसते हैं। तो किलनी होती है, जब बहुत मात्रा में हो जाती है तो आप देखते हैं कि कहाँ पाई जाती है, कान के आप अंदर देखते होंगे, कान के पास, या दोनों जो पैरों के जो बीच के भाग है, या गाय का जो थन देखते हैं अयन होता है, उसके जो है बहुतायत से जो है चिपकी रहती हैं। तो ये जो है इतना धीरे धीरे आपको लगता है कि चलो भाई, लेकिन ये खून इतना ज़्यादा चूसती हैं कि पशु जो है हमारा इससे बहुत कमज़ोर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो इससे पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, पशुओं में परजीवी से कौन कौन से रोग होते हैं तथा इनसे बचाव के लिए क्या उपाय करें? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि रोग के रूप में जो है जैसे कि बड़े गंभीर रोग पैदा कर देते हैं, जैसे कि जो हमारे बाह्य परजीवी हैं, बाह्य परजीवी में जैसे किलनी होती है, तो किलनी जो होती है ये जो है एक प्रोटोजोआ को अपने अंदर लेती है। तो जैसे किसान भाइयों आपने देखा होगा कि कुछ पशुओं को जो है लाल पेशाब होना शुरू हो जाता है,
तो लाल पेशाब रोग कहते हैं, कह रहे थे ललका पेशाब रोग हो गई पशु के। तो कारण क्या है कि जो हमारी मक्खी, जो बड़ी वाली मक्खियाँ जो आप देखते हैं कि दूध दुहते हैं तो अक्सर उड़ती हुई आती हैं और पशुओं को इतना काटती हैं कि पशुओं को दूध निकालना भी मुश्किल हो जाता है। वो मक्खी जो है, जब इसके सूंड में जो है वो प्रोटोजोआ होता है, तो जब वो सूंड धंसा के जब किसी स्वस्थ पशु के से खून चूसती है तो उसके सूंड में ये जो है प्रोटोजोआ चिपका रहता है, या उसके लार जो है खून जब चूसती है तो उसके लार से भी जो है उसके शरीर में पशुओं के पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्या करते हैं कि जो पशु का जो है लाल रक्त कण जो होता है उसको तोड़ देता है, और लाल रक्त कण को जब तोड़ देता है तो इससे बड़ा नुकसान होता है। और पशु जब लाल रक्त कण नहीं बनेगा पशु के शरीर में तो पशु जो है निर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और लाल पेशबवा रोग जैसे इसी को कहते हैं। और इसको अगर आप नहीं नियंत्रित करेंगे तो आपका पशु मर भी जाएगा। और दूसरा आपने सर्रा सुना होगा, सर्रा जिसको कहते हैं कि घुमरिया रोग हो गया है। तो इसमें पशुओं का जो इसमें क्या होता है कि सी मक्खी जो होती है, बड़ी वाली मक्खी जो होती है, और बड़ी वाली मक्खी के जो है सूंड में जो है मतलब ये इसके जो है प्रोटोजोआ पाया जाता है। और जो पहले जो हम बीमारी बताए हैं वो किलनी के द्वारा होता है, वो किलनी के काटने से जो है वो जो है बीमारी होती है, जिसको टिक्स चिचड़ी ज्वर कहते हैं, जिसमें कि लाल पेशाब रोग होता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सी जानकारी दी जिसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई, उसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।